हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी और टेस्टी लड्डू, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कमजोरी दूर करने वाली है, थकान दूर होती है, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, घुटने के दर्द, हड्डियों के दर्द या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बारिश में अगर भीग गया, हल्की बुखार हो गई तो जो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस लड्डू को खाने से ये भी नहीं होता है। तो इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है इस लड्डू को खाने से, और हेल्थ भी बहुत अच्छे से आता है। और हड्डियों के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। सर्दी जुकाम भी ठीक होता है, हल्की बुखार हरारत भी हो तो भी नहीं हो पाती। और मौसमी जो बीमारियां होती है, सर्दी जुकाम या वायरल, इससे भी काफ़ी हद तक बचाव होता है इस लड्डू को अगर आप प्रतिदिन खाते हैं तो। आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट अगर 2 लड्डू खा लें, ये रेगुलर खाने वाला लड्डू है, तो आप बहुत ताकत देता है। ये कैल्शियम वगैरह की कमी शरीर से दूर हो जाती है, और बहुत अच्छा लड्डू है और बहुत आसान है इसकी बनाने की विधि। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। तो जो चीज़ें चाहिए मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा वक्त लगता है इस लड्डू को बनाने में, लेकिन हाँ, एक बार आप इस लड्डू को बनाकर 6 महीने तक भी बनाकर रख सकते हैं। कुछ खराब नहीं होता और बहुत ही आसानी से बन जाता है अगर आपने एक बार बना लिया। हाँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप घर पर निकाला हुआ शुद्ध बिलोना वाला घी है तो आप 6 महीने रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के घी जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा एक आध महीने के बाद दिन्नी वाला स्वाद आ जाता है, तो लड्डू का टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर घर की प्योर शुद्ध घी मिल जाती है तो वो अच्छा रहेगा इसके लिए। अदरवाइज आप नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। तो चलिए तैयारी किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें है काजू, बादाम, किशमिश और जो है छुहारे। तो छुहारों को हम इसमें से बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, बाकी इसको ऐसे ही रहने देंगे। और पहले सेकेंगे, सेकने के बाद इसे टुकड़ों में काट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा गोंद, बबूल का गोंद है ये बहुत ज़रूरी है इस लड्डू के लिए, क्योंकि यही असली चीज़ है जो हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द और ताकत देने वाली है। ये मामूली चीज़ें नहीं है, ये प्रकृति का एक बहुत ही दुर्लभ उपहार है ये मनुष्य के लिए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी शरीर का दर्द दूर होता है, जॉइंट पेन का भी दूर होता है, और ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इससे आप जो है, अभी तो ये बड़े बड़े टुकड़ों में, देखिए छोटे टुकड़े वाले मिल जाते हैं, ओके, ये ऐसे ही बड़े टुकड़ों में मिलते हैं। तो अगर इसे हमें घी में फोड़ना है, लाई की तरह फूट जाता है, आपको पता ही होगा। तो लेकिन इसे बड़े टुकड़ों में नहीं डालना है हमें, इसके हम छोटे टुकड़े करेंगे, उसके बाद घी में तलेंगे। क्योंकि अगर ऐसे बड़े टुकड़ों में हम तलेंगे तो ऊपर तो तल जाएंगे, लेकिन अंदर जो है कच्चापन रह जाएगा, और वो कच्चापन जो है दांत में चिपकता है। तो इसलिए हमें इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। और इसके बाद चाहिए हमें अलसी। अलसी जो है आप मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी, लगभग लगभग डेढ़ कटोरी करीब ली है। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। साथ में मैंने 1 कटोरी तिल लिया है, तो तिल भी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मूंगफली के दाने हैं, कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं खसखस, यहाँ पे है सोंठ, लगभग 100 ग्राम करीब सोंठ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और ये गोंद की मात्रा लगभग 150 ग्राम करीब की है, नहीं 250 ग्राम है ये गोंद। ठीक है, तो गोंद की मात्रा भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे है जायफल और काली मिर्च। काली मिर्च से स्वाद बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च जो है सर्दी भगाने का काम करता है, शरीर में गर्मी लाता है, और सारी चीज़ें ही ऐसे ही हैं जो शरीर को ताकत देने वाली हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अश्वगंधा का पाउडर। अगर आपके पास अश्वगंधा का पाउडर है तो पाउडर ले लीजिए, नहीं तो आप अश्वगंधा की जड़ी आती है, पतली पतली जड़ियाँ होती हैं, और उन जड़ियों को आप घी में सेक कर पीस लीजिए। और यहाँ पे है, मैंने 2 नारियल लिए हैं सूखे वाले, तो इसे हम बारीक कट करेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। तो चलिए, हमें जो सबसे पहले जिन चीज़ों को रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट, जैसे अलसी, तीली और मूंगफली के दाने, इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं।
तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है। अब हम सबसे पहले इसमें अलसी को भून लेते हैं। तो हमें घी वगैरह नहीं डालना है। घी की मात्रा कितनी लगेगी और इसके अलावा गुड़ और आटा जो लगेगा उसकी मात्रा मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो बहुत तेज आंच में हमें अलसी को नहीं भूनना है, मध्यम आंच पे हमें इसे भूनेंगे और भूनने के बाद इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने देंगे और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, लेकिन दरदरा भी ना रहे, हल्का दरदरा रहे, इस तरह से हमें इसे पीसना है। बस अलसी चटकना शुरू हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अलसी को ज़्यादा भूनने पे बहुत जल्दी इसमें कड़वाहट आ जाती है और इसका जो ऑयल होता है वो भी उड़ जाता है। मेन तो इसका ऑयल ही शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडी भी अलसी भी बहुत काफ़ी गर्म प्रकृति की होती है। इस लड्डू में सारी चीज़ें ऐसी ही डलती हैं जो गर्म प्रकृति की होती है, जो शरीर में अंदर से गर्माहट देती है, स्फूर्ति देती है, ताकत देती है। तो अलसी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अलसी का प्रयोग करना चाहिए और अलसी का टेस्ट भी इस लड्डू में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको अलसी नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपनी पसंद से चीज़ें डाल सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी औषधीय चीज़ें हैं जिनको ऐड भी किया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें, मैंने अभी तो नहीं डाल रही हूँ, कलौंजी भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो आप डाल सकते हैं इसमें। सबके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। वैसे ये हर घर में बनने वाला लड्डू है और ये तो हम लोग साल भर खाते हैं। ठंड के दिनों में इस लड्डू को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें आटे की मात्रा कम डाली जाती है और जड़ी बूटियों की मात्रा अधिक होती है। बाकी नॉर्मल गर्मी के दिनों में भी इसमें जड़ी बूटियों की मात्रा कम करके इसे खाया जा सकता है। खासकर वो लोग अगर बुजुर्ग हैं जिनको हड्डियों में दर्द है, जॉइंट की पेन है, तो वो लोग इसे खा सकते हैं। या जिनकी प्रकृति ठंडक वाली होती है, जिनको गर्मियों में भी मतलब जैसे ठंडक रहती है, शरीर में ठंडक बनी हुई रहती है, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाना या एलर्जी का प्रभाव हो जाना, ऐसे लोगों को ये लड्डू साल भर खाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको ये सूट ना करे तो थोड़ी मात्रा में खाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। अगर आप पहली बार खा रहे हैं तो एक या आधा लड्डू खाकर 2-3 दिन देख लीजिए आपके शरीर पर क्या नुकसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ये गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए थोड़ा सा शरीर में गर्मी कर सकती है। इसलिए इसे ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में ज़्यादा खाया जाता है और बहुत तेज गर्मी हो जैसे मई जून की गर्मी में इसे खाने से बचना चाहिए। इसी तरह की इस लड्डू से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं तो जो मैं बीच बीच में बताते रहूंगी, तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें की जानकारी मिल सके। देखिए अलसी चटकने शुरू हो गई है। बस कुछ सेकंड से हम और पकाएंगे। आंच को हमेशा मीडियम और स्लो के बीच में ही रखें, तेज आंच में ना रखें और लगातार चलाते हुए ही इसे भूनना है। एक चमक सी आ जाती है फूटने के बाद जब रेडी हो जाता है अलसी, तो क्योंकि थोड़ा सा अलसी में जो तेल होता है वो गर्म हो जाता है, इसलिए जो है बीजों में एक चमक सी आप अनुभव करेंगे।
चलिए तो ये अलसी लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसी गर्म कढ़ाई में हम डाल देते हैं तिल को। तिल की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो फटाफट इसे भी कंटिन्यू चलाते हुए ही इसे सेकना है। इसमें से भी बिल्कुल अलसी की जरा से ही चटकने की आवाज़ आने तक इसे भुनेंगे। आज मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी है, क्योंकि अलसी के समय मैंने थोड़ी सी स्लो रखी थी, क्योंकि अलसी बहुत जल्दी जल जाती है। इस तिली और अलसी को नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। एक साथ पीस लीजिए मिलाकर, या फिर अलग अलग पीस लीजिए, ये आपकी अपनी इच्छा है। देखिए तिल भी चटकने शुरू हो चुके हैं। आप सफ़ेद तिल की जगह काली तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो और अधिक फायदेमंद होता है। लेकिन उसमें और अधिक औषधि गुण होते हैं और थोड़ा गर्म करता है, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा तेज ठंड हो तभी आप ये इस्तेमाल करें। नॉर्मल कंडीशन के लिए ये सफ़ेद तिल ही पर्याप्त होता है। काले तिलों में तेल की मात्रा अधिक होती है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है काले तिल, तो वो भी आप डाल सकते हैं। चलिए ये भी हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। क्योंकि हमें साथ में ही पीसना है, तो हम दोनों को एक साथ ही रखेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली को। अब इन मूंगफली को अच्छे से भूनना है हमें, और भूनकर इसका छिलका निकाल लेना है। मूंगफली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, पसंद हो तो डालें। वैसे एक नटी टेस्ट आ जाता है, और मूंगफली में भी तो अच्छी खासी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, जो कि अच्छा होता है शरीर के लिए। तो देखिए मूंगफली भी चटक चुकी है। मैंने थोड़ा सा स्किप किया वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा करके। अब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर इसके छिलके निकाल कर हम इसे बारीक कूट लेंगे। कढ़ाई हम साफ कर लेते हैं। अब हम सौंठ वगैरह को भूनना शुरू करेंगे। तो हम इसमें घी का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। गैस बहुत गर्म है, तो थोड़ा सा मैं इसको गैस 1 मिनट के लिए बंद करती हूँ। घी को थोड़ा सा मीडियम आंच पे गर्म हो जाने देते हैं, बहुत तेज हमें घी को गर्म नहीं करना है। हम
एक छोटा टुकड़ा सोंठ का डालकर देख लेते हैं। हाँ, घी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सोंठ को डाल देते हैं। सोंठ देखिए पहले अभी इस तरह से दिख रहा है, ये फूल कर फट जाएगा, उस कंडीशन तक हमें इसे सेकना है। चाहे तो आप एक बार में डाल दीजिए या फिर कम मात्रा में करके दो बार या 3 बार में करके भी आप इसे सेक सकते हैं। आँच को मीडियम ही रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है, वरना घी जो है जल जाएगा और घी का टेस्ट भी थोड़ा सा जला जला सा आने लग जाता है। तो कोशिश करें कि मीडियम आंच पे ही करें। मीडियम आंच पे करने पे अंदर तक जो है सोंठ अच्छे से सिक जाता है। जस्ट डबल साइज का हो जाएगा और फूल कर फट जाएगा, क्रैक आ जाएंगे इसमें। देखिए कितने बड़े हो गए हैं ये, लेकिन अभी भी इसमें कच्चापन है। कभी भी बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना है, क्योंकि जल जाती है, हर चीज़ जो है जलेगी, घी भी जलेगा और आप जो चीज़ सेक रहे हैं वो भी जल जाएगा। तो धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे ही आपको इसे करना होगा। और सॉरी फ्रेंड, बहुत खटर पटर क्या हो जाती है करके मुझे थोड़ी सी शिकायत मिली मेरी वीडियोस में, बट क्योंकि मैं वॉइस ओवर वाली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट बनाती हूँ, इसलिए जो है अब आवाज़ें तो आएंगी ही, काम हो रहा है तो। मैं कलछी चला रही हूँ, कलछी की आवाज़ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट किया कीजिए। देखिए ये आप क्रैक देख सकते हैं, आपको दरारें नज़र आ रही होंगी, तो ये इसकी निशानी है कि पूरी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। बाकी बचा हुआ सोंठ भी हम इसमें डाल देते हैं। सोंठ जब ठंडा हो जाएगा तो खलबट्टे में हल्का सा हमें कूटना है, वैसे सॉफ्ट हो चुका है, हाथ से भी छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और उसके बाद हमें मिक्सी में से चिकना पीसना है। चिकना पीसकर छानना भी होगा, क्योंकि हम इसे अलग से पीसेंगे, पहले पीस लेंगे उसके बाद इसे छानेंगे, क्योंकि सोंठ के रेशे जो आते हैं वो लड्डू में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और काफ़ी मात्रा में सोंठ में रेशे होते हैं। तो रेशे निकल जाए इसके लिए हमें इसे पीस कर अलग से छानना होगा। सोंठ बहुत हल्के हो जाते हैं जब ये पूरी तरह से सिक जाते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि बहुत हल्के हो जाते हैं, फट जाते हैं और आसानी से हाथ से टूट जाते हैं। ऐसे नॉर्मल सोंठ को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो तोड़ने में मुश्किल होती है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये बिल्कुल हाथ में टूट जाते हैं, जैसे मटरी वगैरह टूट जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट हो जाती है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी घी में हम गोंद को सेक लेते हैं। गोंद को सेकने के लिए भी एकदम धीमी आंच रखिए, ठंडे कभी भी ठंडे घी में मत डालिए गोंद को। और दूसरी बात ये कि बहुत तेज आंच में भी नहीं डालना है, वरना बाहर से सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा।
देखिए इस तरह से वो सीख गया है हमारा, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। गोंद को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही भुनें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना भुनें, वरना जो है आधे कच्चे रह जाएंगे या आधे सूख जाएंगे। और ये भी बात है कि छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े एक साथ मत डालिए, डालते समय घी में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे टुकड़े जो हैं जल्दी फूटकर जल सकते हैं और बड़े टुकड़े कच्चे रह सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जैसे बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े मिक्स हैं तो पहले बड़े टुकड़ों को कर लीजिए, उसके बाद छोटे टुकड़ों को कीजिए। चलिए गोंद पूरा सीख गया है, तो इसी घी में हम काजू और बादाम को भी सेक लेते हैं। हल्का सा ही हमें भूनना है काजू और बादाम को भी। आप बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन भून लेने से स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। मध्यम आंच में ही इसे भी भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है काजू को, वरना फिर उसमें कड़वाहट आ जाएगी, जला हुआ टेस्ट आता है वो अच्छा नहीं लगता। बस हल्का सा काजू का टेस्ट कलर जो है चेंज हो जाए, इतना काफ़ी होता है। अब हम इसको डाल लेते हैं बादाम। इसके अलावा भी आप इसमें जो है अखरोट, चिरौंजी, पिस्ता, ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। मखानों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप चाहे तो 1 से 2 कटोरी मखाने भी आप भूनकर इसी तरह से थोड़े से घी में सेक लीजिए और डाल दीजिए इसमें। तो चलिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो काजू और बादाम को हमने भून लिया है। अब इसी घी में हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और इसमें हम भूनेंगे अब नारियल को। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उप्स, सॉरी, हाथ लग गया प्लेट में। तो नारियल को मैंने 2 नारियल बताए थे आपको, उन नारियलों को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि आसानी से सीख सके। और उसके बाद हमें इसे चिकना पीसना है। आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। अगर छोटे टुकड़ों में डालना चाहते हैं तो जिस साइज़ का डालना चाहते हैं लड्डू में डायरेक्ट उसी साइज़ का छोटा टुकड़ा कट कर लीजिए। क्योंकि मुझे इसे पीसना है इसलिए मैं इसे थोड़े से बड़े पीसेस में करके रखी हूँ। अब इसे हम भून लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं। नारियल को भी आप मध्यम आंच पे ही भूनिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी नारियल जल जाता है। 2 बार करके हम भूनेंगे, एक बार में ही नहीं भूनना है हमें इसे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन कलर जैसा आ जाए, बादामी कलर, बस उतना ही हमें इसे भूनना है। भूनने से नारियल क्रिस्पी भी हो जाता है। आप चाहे तो बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन भुनने से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। आप चाहे तो इसका ब्राउन वाला पार्ट जो है छिलका, इसे भी निकाल सकते हैं। आप छिलकर इसे निकाल कर अलग कर दीजिए और सिर्फ व्हाइट वाले पोर्शन डालिए। कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं, तो ऐसे आवश्यकता तो नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कुछ लोग इसे आग पर ड्राई रोस्ट करके भी डालते हैं। जैसे पूरा नारियल ले लेते हैं और नारियल को जो है आग पे डायरेक्ट रखकर सेक लेते हैं और उसके बाद उसे डालते हैं। तो वो भी एक पद्धति है नारियल को लड्डू में डालने की। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा डाल सकते हैं।
जो लोग कमज़ोर हैं, जैसे बच्चे कमज़ोर हैं या महिलाएं कमज़ोर हैं, उन लोग को ये लड्डू साल भर खाना चाहिए। जिनको भी कमज़ोरी है और जो जिनको बार बार सर्दी जुकाम होती है, बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमज़ोर है, उन लोगों को ये लड्डू मतलब साल भर खाइए आप, 12 महीने। गर्मी के दिनों में 1-2 महीने का छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मई जून में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, उस कंडीशन में भी इस लड्डू में से आप गोंद और सोंठ की मात्रा कम कर दीजिए और खसखस की मात्रा कम कर दीजिए और फिर आप इसे खा सकते हैं। तो ज़्यादा गर्म नहीं करेगा अगर आप सूंठ और गोंद की मात्रा, खसखस की मात्रा, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म है इसमें। इन तीनों की मात्रा अगर आप थोड़ी कम कर देते हैं लड्डू में, तो इसे आप गर्मी के दिनों में भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए, आँखी किनारे भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। साथ ही मैंने ये अखरोट, खजूर को, खारिक को, छुहारा, मैं अलग अलग नाम ले रही थी। खजूर तो जो है फ्रेश होता है उसे कहते हैं, ये ड्राई वाले हैं। तो ये खारिक है, खारिक बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और इसे जो है खजूर भी बोलते हैं। तो छुहारा है ये। छुहारे के बीज निकालकर मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे दरदरा मिक्सी में पीस भी सकते हैं। इसे भी हम भून लेंगे। पहले नारियल भून जाए, उसके बाद आप नारियल की जगह नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं चाहें तो, लेकिन बुरादे में ऐसा है उसका ऑयल निकला हुआ होता है, इसलिए उसमें पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं। और ये फ्रेश नारियल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है, इसलिए शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन वगैरह मिल जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये इस तरह से सूखा नारियल डालना, साबुत वाला, ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हम ये लड्डू इसीलिए बना रहे हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन मिल सके, हेल्दी बन सके। तो उस तरह से नारियल बुरादा डालना कोई खास नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, उसमें से ऑयल पूरा निकल चुका होता है। नारियल भी पूरी तरह से भुन चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं हम। अब इसी घी में हम पहले डाल देते हैं खसखस को। खसखस, थोड़ा सा खसखस भून जाए, साथ साथ हम खारिक और किशमिश को भी डाल देते हैं। बहुत गर्म हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गैस बंद किया था। धीमी आंच पे हम इसे भून लेते हैं।
अब इसमें हम डाल देते हैं एक से 1.5 चम्मच हल्दी। ये भी अच्छे से भुन जाएगा। हल्दी भी ऑप्शनल है। और साथ में हम डाल देते हैं अश्वगंधा का पाउडर। ये क्योंकि ये सूखा पाउडर है, ये भी भून जाए अच्छे से, इसके लिए हम डाल रहे हैं। अगर आप अश्वगंधा की जड़ी डाल रहे हैं तो जैसे सूंठ को मैंने भुना ना, बिल्कुल वैसे ही आप अश्वगंधा की जड़ को भी भून लीजिए। बहुत पतली पतली होती है, कड़क होती है, लेकिन जब एक बार घी में भुन जाता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से पिस जाती है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। ऐसे ही हमें इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हम बाद में इसे लड्डू में मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे हमें पीसना वगैरह नहीं है, तो ये इसी में ठंडा हो जाएगा और जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो अच्छे से भून भी जाएगा। और इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पीसना शुरू करते हैं। तो चलिए अब सब चीज़ों को हम पीसना शुरू करते हैं। उसके बाद हम आटा सेक कर इसमें मिक्स करेंगे। तो गोंद देखिए बहुत अच्छे से सिका हुआ है, चूरा हो जाता है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, तो हम इसे मिक्सी वगैरह में नहीं पीसेंगे। इस तरह से एक कटोरी ले लेंगे और बस कटोरी में इस तरह से दबाते ही चले जाएंगे। इसे जो है बहुत ही आसानी से एक किनारे से करते ही चलते हैं। पीसते हुए चले जाएंगे इस तरह से। देखिए बहुत ज़्यादा इसे चिकना नहीं पीसना है। क्योंकि वे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं तो बड़ी आसानी से ही पिस जाते हैं। एकदम कुरकुरे हो चुके रहते हैं तो बहुत आसानी से पिस जाते हैं। ओके, तो हमें इसे इसी तरह से कटोरी ऐसे करके पीस लेना है। चलिए मैं पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये गोंद जो है पिस चुका है। कटोरी से ही मैंने इसे पीस लिया है। बहुत पतला चिकना पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी ही ठीक रहता है। ये थोड़ा सा क्रंची बनाता है तो भी अच्छा लगता है। अब इसी में हम सारी चीज़ों को पीस कर मिलाते रहेंगे। जैसे है यहाँ पे जायफल, तो इसे हम पहले खलबट्टे में हल्का सा कूट लेंगे, उसके बाद मिक्सी में चिकना पीस लेंगे। साथ में काली मिर्च को भी हमें चिकना पीसना है। और बादाम, काजू और मूंगफली है, इसको भी हमें दरदरा पीसना है। आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं या दरदरा पीस सकते हैं, अपनी इच्छा है। तिली और अलसी, इसे हमें थोड़ा सा चिकना पीसना है, बहुत चिकना नहीं पीसना है, लेकिन हाँ थोड़े से हाफ, मतलब एक पीस के जैसे 2-3 टुकड़े हो जाए, इतना हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। नारियल हमने सेक कर रखा है, इसे बहुत अच्छे से चिकना पीस लेना है। चलिए हम एक एक चीज़ें पीसते जाते हैं और मिक्स करते जाएंगे। सूप जो हमने सेक कर रखा है ये भी ठंडा हो चुका है। अभी ये सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसे खलबट्टे में कूट लेंगे और उसके बाद जो है मिक्सी में पीसेंगे। डायरेक्ट भी पीस सकते हैं, पर डायरेक्ट पीसने पे मिक्सी का ब्लेड जो है टूटने का डर रहता है। हालांकि ये फंस जाता है ना, क्योंकि हालांकि नरम हो चुका है। देखिए हाथ से तोड़ने में बहुत आसानी से टूट जा रहा है, बहुत आसानी से टूट रहा है देखिए। लेकिन क्या है कि कभी कभार मिक्सी के ब्लेड में फंसकर ब्लेड को ख़राब कर देता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा कूटना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को पीस कर रख लिया है। मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है काली मिर्च और जायफल, सॉरी ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा था इसका नाम। तो जायफल और काली मिर्च का पाउडर ये है। देखिए मैंने इसे चिकना पीसा है इस तरह से। ये है काजू, बादाम और मूंगफली का, तो इसे भी मैंने दरदरा ही पीस लिया है। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं ना, तो इसे चिकना पीसिए, सभी चीज़ों को चिकना पीसिए, क्योंकि अगर कम दांत है तो दांतों में फंसेंगे और दांत नहीं है तो वो चबाएंगे कैसे। तो अगर कभी बड़े बुजुर्गों के लिए, बहुत बुजुर्ग लोगों के लिए अगर आप बना रहे हैं ना ये लड्डू, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके शरीर में दर्द होता है
और घुटनों में दर्द की समस्या, बैक में दर्द की समस्या, बहुत सारी समस्या होती। तो अगर उनके लिए बना रहे हैं ये, तो चिकना पीसिए, सभी चीज़ों को चिकना पीसिए ताकि उनको खाने में आसानी रहे। और ये है हमारा तीली और अलसी, इसे भी मैंने दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा चिकना नहीं पीसा है। ये है हमारा नारियल, नारियल भी मैंने बहुत चिकना नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा पीसा है। और ये है हमारा, ये इसे मैंने पीसा नहीं है, ये इसमें किशमिश और जो है किशमिश है, खजूर है, और अश्वगंधा का पाउडर, हल्दी का पाउडर और खसखस, ये जो हमने सेका था वो है। और ये हमारा गोंद है जिसे पीस लिया है, और ये है सूंठ का पाउडर। ठीक है, तो ये हमने सारा रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें आटा मिक्स करना है। तो आटा हम गेहूं का आटा ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, या जो भी आपका आटा चाहिए आप ले सकते हैं। नॉर्मली गेहूं का आटा ही ठीक रहता है, जौ का आटा भी आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। और ये आटा कितना लेना है ये डिपेंड करता है कि आप इस लड्डू को कितना माइल्ड बनाना चाहते हैं या कितना हार्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी औषधि जो है बहुत गर्म तासीर की होती है। अगर आप बहुत कड़ाके की ठंड के दिनों में इसे बना रहे हैं ना, तो बस इसमें थोड़ी ही मात्रा में आटा डालिए, या नहीं भी डालेंगे तो इसे गुड़ के साथ मिक्स करके ऐसे ही लड्डू बना लीजिए, बन जाएगा। ये बहुत हार्ड होगा। लेकिन अगर हम इसे नॉर्मल डेज पे बनाने वाले हैं और नॉर्मल व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, तो उसमें हम इसे आटा डाल देंगे। मैं डालती हूँ आटा इस हिसाब से कि ये जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबको मैं एक साइड पे कर देती हूँ मिक्स करके, और जितना ये आटा है ना लगभग उतना ही जो है ये जो मिक्स है ना, सॉरी, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, गोंद, सूंठ का, लगभग इतना ही मैं जो है आटा सेक कर डालूंगी यहाँ पे। तो आटा कम या ज़्यादा आप जो है डाल सकते हैं। देखिए, आटे की मात्रा आप सेक कर ज़्यादा डालोगे तो ये लड्डू माइल्ड बनेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेगा। तो गर्मियों में भी आप आराम से खा सकते हैं, रेगुलर यूज़ के लिए भी खा सकते हैं अगर 50-50 के रेशो में आप बनाते हैं। तो अगर आप आटा कम डालते हैं तो जो है वो एक औषधि गुण इसके ज़्यादा रहेंगे, तो गर्म भी ज़्यादा करेगा और बहुत ताकतवर भी तो रहेगा ही रहेगा। तो वो जो है कड़कड़ाती ठंड के दिनों में अच्छा रहता है। तो मैं ये 50-50 के रेशो में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे आटे को घी के साथ अच्छे से सेक लेती हूँ, उसके बाद इसमें मिक्स करूँगी। तो आटा सेकने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल देती हैं हम घी। घी को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। घी आप अंदाज से डाल दीजिएगा जितना हमें ये करना है। अगर हमें कम लगा तो हम बीच में भी और घी डाल सकते हैं। आटे को हमेशा हमें धीमी आंच पे गुलाबी होने तक सेकना है। 2 से 3 बैच में आप आटे को सेक लीजिए, इकट्ठा आप एक साथ मत सेकिए, क्योंकि एक साथ सेकने पे कच्चा और पक्का रह जाएगा, आधा कच्चा आधा पक्का, या ठीक से जल्दी जल्दी पलट पलट नहीं हुआ तो नीचे का हिस्सा जल भी सकता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा 2 से 3 बैच में करके आप कर सकते हैं, आप अपनी सहूलियत से कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे सारा आटा डाल देती हूँ। कढ़ाई में उतना ही आटा डालिए जितने में आसानी से पलटा जा सके आटे को। और बस अब इसे हम धीमी आंच पे सेकते हैं। आटे में घी मिल जाने के बाद अगर आपको आटे में घी कम लगे तो आप एक्स्ट्रा घी और ऊपर से डाल सकते हैं।
नीचे से चारों तरफ पलटते हुए हमें सेकना है। धीमी आंच पे ही भूनना है आटे को, ताकि जले नहीं। देखिए इस तरह से गुलाबी होने तक हमें भूनना है। सॉरी मेरा डॉगी बहुत चिल्ला रहा है, शाम हो गया है और बाहर कुत्तों के साथ वो भी चिल्लाया जा रहा है। मैंने बीच में इसीलिए वीडियो स्किप कर दिया था कि उसकी आवाज़ ना सुनाई दे, लेकिन वो कंटिन्यू भौंक रहे हैं और अभी सीखने को आ गया है, तो मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो ऑन करना ही पड़ा। तो गुलाबी होने तक से इस तरह से भून लेना है। बड़ी अच्छी सी सीख गया है ये। इसकी खासियत ये है, इसकी पहचान इस तरह से है कि आटे में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट से और भून लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत कच्चापन है तो वो भी हट जाए। कैमरा की लाइटिंग में ना उतना समझ में नहीं आता है, पर फिर भी गुलाबी हो जाने तक और अच्छे से खुशबू आ जाने तक हमें आटे को भूनना है। मेरा डॉगी भी ना बाहर के कुत्तों के साथ ऐसे सुर मिला के पीछे पड़ जाता है भौंकना। उसको कोई लेना देना नहीं है बाहर के कुत्तों से, लेकिन फिर भी एक ने आवाज़ लगाई मतलब शुरू हो जाएगा। और देखो बाहर के कुत्तों की किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, तो ये अच्छे से भून चुका है और अब हम इसे पलट देते हैं। गैस कर देते हैं ऑफ और इसे हम पलट देते हैं उसी थाली में। तो देखिए इसका जो है लगभग 50-50 मैंने इसका ये कर लिया है। इस तरफ का ये पूरा जड़ी बूटियों वाला है, मेवा और जड़ी बूटियों का है, और इस तरफ जो है ये आपको अलग से पहचान मिल रही होगी, ये जो पोर्शन है वो आटे का है, सिका हुआ आटा है। तो लगभग 50-50 करीब है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो चल जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आटे का काम इस औषधि को थोड़ा सा, इसकी तासीर जो है बहुत गर्म है, सोंठ की तीखापन है, काली मिर्च का तीखापन है, इन सब तीखेपन को कम करने के लिए भी आटे का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहें तो देखिए इसी में इसको दो तरीके से लड्डू बना सकते हैं आप। ये जो औषधि वाले हैं इसमें आप गुड़ मिला लीजिए और एक लड्डू बना लीजिए एक किस्म से, और जो है आटा और इसका आधा आधा 50-50 मिलाकर एक माइल्ड वाला लड्डू बना लीजिए। तो ये 2 किस्म से भी आप बना सकते हैं, या तो फिर दोनों मिक्स करके बना लीजिए। अब ये इसमें हमें डालना है, सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब हमें इसे में डालना है गुड़। तो गुड़ की मात्रा ऐसे रहेगी कि ये 2 हिस्से में 1 हिस्सा गुड़ पड़ता है। तो जैसे ये पूरा 1 किलो अगर होगा दोनों मिक्स करने के बाद, तो 500 ग्राम गुड़ पड़ेगा, उस हिसाब से हमें डालना है। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप इसे तौल लीजिए और तौलने के बाद तौल कर गुड़ डालिए, क्योंकि गुड़ जो है अंदाज से समझ नहीं आता है, बहुत मुश्किल होती है। जब आप गुड़ को किस लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है देखने में, लेकिन वजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है बेहतर तरीका, सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप किचन स्केल में नाप लीजिए, तौल लीजिए और उसके बाद डालिए। नहीं तो आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ या शक्कर आप जो भी डालते हैं मात्रा वही होगी। 2 हिस्सा ये होगा दोनों मिलाकर, और उसके बाद 1 हिस्सा जो है गुड़ डालेगा। जैसे मैंने ये किया, तो मैं जैसे अंदाजा से मिला रही हूँ, तो सारा इकट्ठा करने के बाद ये सारा कुछ, ये तो बहुत बर्तन छोटा पड़ रहा है, लेकिन बड़े बर्तन में मैं इसको शिफ्ट करने के बाद मैं देखती हूँ। जैसे ये 2 हिस्सा हुआ, तो मैंने ये 2 हिस्से कर लिए इसके,
बराबर बराबर। ठीक है, तो एक हिस्सा जो है, जितना ये एक हिस्सा है ये दूसरा हिस्सा है, तो इतनी ही मात्रा में गुड़ या शक्कर पड़ेगा। तो 2 और 1 के रेशियो पे ही पड़ता है, तो मिठास जो है उसकी परफेक्ट आती है। आप कम या ज़्यादा गुड़ या शक्कर की मात्रा कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसे तौल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि गुड़ कितना मात्रा में लगना है। तो मैंने इसे अच्छे से तौल लिया है किचन स्किल से, और वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल हुई मुझे भी इतने सारे को 2 बार करके किचन, क्योंकि छोटा स्केल होता है ना किचन स्केल, तो 2 बार करके मुझे तौलना पड़ा उसे। तो इसका जो वज़न है वो करीबन 2250 ग्राम करीब है, मतलब 2 किलो 250 ग्राम। ठीक है, और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे इसका आधा, मतलब 1125 ग्राम। तो मैंने इस तरह के जो लड्डू वाले गुड़ आते हैं, लड्डू के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उस गुड़ का इस्तेमाल लिया है। ये ज़्यादा पौष्टिक होते हैं बजाय वो जो एकदम क्लियर वाले गुड़ मिलते हैं मार्केट में, उससे कहीं ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह के गुड़ का इस्तेमाल करें, वरना आप उस गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी गुड़ हो, टेस्ट तो दोनों का सेम ही रहता है। गुड़ों में थोड़ी सी कमी या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें वो जो क्लियर वाले गुड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफाई करके बनाए जाते हैं, और ये एकदम प्राकृतिक होते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरह से लड्डू वाले गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें इसकी खासियत ये भी होती है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अभी तो ये हार्ड लग रहा है, लेकिन जब मैं इसे पीसूंगी ना, क्योंकि हमें इसे पीसने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए और उसके बाद मसल लीजिए, या जो है छोटे टुकड़ों में काट कर इसे जो है चकला बेलन में आप चलाकर चिकना कर लीजिए, या एक कटोरी से करके इसे रखकर छोटे टुकड़ों में पहले कट करके कटोरी से दबा दबा कर हाथों से मसल कर आप जो है इसे चिकना कर सकते हैं। कुल मिला के हमें इस गुड़ को हमें चिकना करना है। आप तरीका कोई भी अपनाइए। तो इतने के लिए हमें ये 1125 ग्राम, 5-10 ग्राम गुड़ ऊपर नीचे होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कम या ज़्यादा होने से। ठीक है, तो इस गुड़ को हम सबसे पहले चिकना कर लेते हैं, उसके बाद इस सामग्री में मिलाएंगे लड्डू के। तो चलिए पहले इसे चिकना कर लेते हैं। तो देखिए गुड़ को हम इस तरह से चाकू से करके छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हाथ बचाकर करें क्योंकि गुड़ हार्ड होने की वजह से ये होता है। अब इसे क्या करना है, आप देखिए ये ऐसे भी हाथ से मसल कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगे और हाथों में दर्द होगा, उसलिए क्या करते हैं, मैं इस तरह से खलबट्टे का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं खलबट्टे में डालकर नहीं करूँगी इसको, बस इसको यूँ चला दूंगी इसके ऊपर। तो देखिए कितनी फटाफट आसानी से ये जो है गुड़ चिकना हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। सॉरी मेरा कैमरा हिल गया थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं कि गुड़ कितनी आसानी से बहुत ही चिकना हो चुका है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ पास से थोड़ा सा लाके, और ये देखिए कितना चिकना हो चुका है। हमारा गुड़ कितना हार्ड था जबकि इस तरह से बड़े टुकड़ों में था, और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से करने पे हो जाता है क्योंकि ये मोटा होता है, वजन होता है ना, खल जो होता है इसका, खलबट्टे का खल जो है, इसलिए जो है बहुत आसानी से ये हो जाता है। आप चकला बेलन से भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो सारे गुड़ को हमको इसी तरह से चिकना करना है ताकि हम लड्डू में मिक्स कर सकें। इसी तरह से हमको एकदम पाउडर जैसा ही बनाना है, डल्ले ना रहे, देखेंगे। ठीक है, तो सारा मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में और बताऊंगी आगे। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से पूरी तरह से चिकना कर लिया है, सारे गुड़ को एकदम अच्छे से चिकना हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे
ये जो लड्डू का मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा है इसे, और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने कहा था 2 हिस्से में 1 हिस्सा डालना है, तो गुड़ की मात्रा कितनी कम नज़र आ रही है, जबकि हमने तौल कर डाला है। तो कभी भी गुड़ के साथ ना हम अंदाज से नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। देखिए गुड़ की मात्रा कितनी कम दिख रही है और लड्डू की मात्रा कितनी ज़्यादा दिख रही है। तो हालांकि ये आधा ही है इसका, 2 हिस्से में 1 हिस्सा ही डला है, लेकिन गुड़ की मात्रा पीसने की वजह से और इसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए जो है कम दिखती है। और ये लड्डू जो है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको अंदाज देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा कम दिखाई देता है। जितना ये बुरका बना है लड्डू का, उससे लगभग ये, क्योंकि ये इस तरह से चिपक जाते हैं ना गुड़ जो है, इसलिए जो है थोड़े से कम नज़र आते हैं। तो अंदाज से भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा, देखिए ये 1 हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा, और लगभग उतना ही गुड़ है। तो कुल मिला के ये हो गया। अब इसमें हम 1 कटोरी शुद्ध घी को पिघला कर डालेंगे और सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें इसे मैंने रफली मिलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, क्योंकि इसे हमें हाथ से मिलाना है। तो अभी रूखा है ये काफ़ी, और अगर इसमें हमने घी नहीं डाला तो ये थोड़ा सा रूखा रूखा सा लगेगा। तो घी की मात्रा आप अपने अंदाज से डाल लीजिएगा, जितना आपको डालना है, कम या ज़्यादा। मैं भी यहाँ पे अंदाज से डाल रही हूँ, लगभग 1-1.5 कटोरी करीब घी इसमें डलेगा। तो घी को मैं पिघलाकर इस तरह से इसमें डाल देती हूँ। ये गरम घी है, तो लगभग 1 से 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये बहुत अभी गर्म है घी, तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसे, और इसे चम्मच से ही पहले थोड़ी देर मिक्स कर लेती हूँ। जितना ये मिक्स हो जाएगा, बाद में तो हाथ से जब पूरे लड्डुओं को मसलना है, मतलब इसको पाउडर को, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन घी बहुत गर्म होता है, तो संभल कर काम करें और बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। तो चलिए एक बार मैं इसे खूब अच्छे से मिला लेती हूँ, उसके बाद आपको और बताऊंगी। देखिए इसे इस तरह से हाथों से मसलते हुए मिलाएंगे हम, ताकि गुड़ वैसे तो चिकना है, लेकिन आपस में चिपक गया का डिल्ला बन गया है, वो भी मिल जाएगा और घी भी सारा कुछ मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमें 1 हाथ या 2 हाथ, जैसा भी हो सके, आपको जैसा उचित लगे, इसे अच्छे से मिलाना है। क्योंकि मुझे अभी कैमरा एडजस्ट करना है, इसलिए जो है मैं सिर्फ 1 हाथ का प्रयोग कर रही हूँ, वरना मैं दोनों हाथ का करती। तो दोनों हाथ से यूं आप रब करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद आपको लड्डू बांधते हुए दिखाती हूँ। इसे इस तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छे से इसे मिलाना चाहिए, क्योंकि हमने अलग अलग रखे हैं सभी औषधियों को। तो और कहीं पर भी अगर एक्स्ट्रा या किसी औषधि की मात्रा ज़्यादा रह गई तो लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। और गुड़ के भी डल्ले छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, जैसे ये देखिए, ये पता नहीं चल रहा है लेकिन गुड़ है। तो जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगा, लड्डू का टेस्ट नहीं आएगा। तो दोनों हाथों से इस तरह से मलते हुए हमें लड्डू को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें मैंने 2 कटोरी घी डाली है गरम करके। 1 कटोरी तो मैंने दिखाया था, लेकिन 1 कटोरी मुझे कम लगा तो और डाल। घी की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे इतने में भी आप जो है लड्डू आराम से बन सकता है। तो अभी हम नहीं बांधेंगे इसको, हम इसी तरह से 5-10 मिनट और मसल लेंगे, ताकि सारी चीज़ें खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इसे खूब अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऊपर से नीचे। हमेशा इसे बड़े बर्तन में रखकर ही मिलाएं, छोटे बर्तन में अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो
जितना भी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा बर्तन लें और उसमें खूब अच्छे से मिक्स करें। बस इसको इसी तरह से दोनों हाथों के बीच में रगड़ते जाना है। रगड़ने से क्या होगा, जो गुड़ है अगर इस तरह डिल्ले में रहता है तो मिक्स हो जाएगा और आटे के साथ और सारी लड्डू की सामग्री के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ों में भी गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और बस हम अब इसे लड्डू बांधते हैं। तो लड्डू बांधने के लिए बस ज़्यादा नहीं, हथेली के बीच में इस तरह से दबाना है। दबाने से क्या होता है, उसके बीच का एयर निकल जाता है और बहुत आसानी से लड्डू बन जाता है। बड़ा, छोटा, मीडियम, जिस भी आकार का आपको लड्डू बनाना है उस आकार में आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे हम लड्डू बना लेते हैं। बस हथेली पे लेके इस तरह से दबाकर ये करना है और उसके बाद बहुत आसानी से। जिन लोगों को लड्डू बांधना नहीं आता उनके लिए मैं बता दूं कि एक छोटी कटोरी ले लीजिए, उस पर दबाकर इसे ऐसे ही कटोरी में दबा कर भर दीजिए और बस पलट पलट के रख दीजिए। तो छोटी कटोरी जैसा लड्डू बन जाएगा। जो आजकल के बच्चे हैं जिन्हें नहीं आता उनके लिए वो भी किया जा सकता है। आप अगर लड्डू नहीं बांधना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही रख लीजिए और बस कटोरी चम्मच में आप इजीली खा सकते हैं। वैसे बहुत आसानी से बन जाती है। आप चाहे तो इसमें घी की मात्रा और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी मेरे यहाँ पसंद नहीं करते हैं, तो ये परफेक्ट है। कुछ लोग ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और घी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है। आपको अगर मीठा खाने का मन करे तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मिठास के साथ आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छा है। इम्यूनिटी पावर बहुत तेज होती है इससे, और मौसमी बीमारियां जो होती हैं वो नहीं होती है, सबसे अच्छी बात होती है। और घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पूरे शरीर के लिए ये लड्डू बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़रूर से इस लड्डू को एक बार बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हाँ, टेस्ट करिएगा और बताइएगा कि कैसे लगी। इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मैं इन सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि कितने लड्डू बने। ये लगभग हमारा मिक्सचर जो है 3.5 पौने 4 किलो करीब ये बनेगा, क्योंकि हमने घी भी मिक्स किया है। तो लगभग 300 ग्राम करीबन तो घी भी लगा होगा, 300-350 ग्राम। तो उस हिसाब से पौने 400 के करीब पौने 4 किलो के करीब ये लड्डू बनेंगे। और कितने लड्डू बनेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले मैं सारे लड्डुओं को इस तरह से बांध लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार है। करीबन 3.5 किलो का ये लड्डू बना है। इसमें 90 लड्डू बने हैं और साथ में ये लास्ट का छोटा वाला भी, तो 91 लड्डू बने हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी हैं और लंबे समय तक ये लड्डू चलने वाले हैं। तो ज़रूर से इस विधि से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा लड्डू बनाने का। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और बहुत सॉफ्ट है। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से, और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। ये जुड़ने से रहा, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ।
तो इस तरह से हमारा लड्डू बनकर रेडी है। लंबे समय तक इसे बनाकर आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक भी ये लड्डू चल जाते हैं। लेकिन इसमें आटा डाला हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। थोड़ा सा आटे में लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। बिना आटे वाला लड्डू तो 6 महीने 8 महीने तक रह जाता है, और क्योंकि इसमें आटा डाला है तो आप तब भी इसे 2-3 महीनों तक तो आराम से ही खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पौष्टिक, हेल्दी, टेस्टी और सबसे बड़ी बात यह है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला लड्डू है ये। तुरंत ताकत देता है। कभी अगर आपको थकान महसूस हो रही हो तो तुरंत एक लड्डू खा लीजिए और एकदम 5 मिनट के अंदर आपकी थकान उतरती हुई और आपको एनर्जी मिलती हुई महसूस होगी। ये इस बात की गारंटी है मेरी कि विद इन 5 मिनट आपको जो है एनर्जी महसूस होगी इस लड्डू को खाने से, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी वाले गुण हैं। बहुत ही टेस्टी और अच्छी हेल्दी लड्डू है ये। तो ज़रूर से इसे बनाएं और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।